डील करते हैं? देखो इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे मोस्टली ट्रेड वगैरह चलता रहता है, राइट? Yes. तो हम गुड सेल वगैरह करते हैं, राइट नवीन? यस। तो हम जब गुड्स सेल करते हैं तो बहुत बार दिक्कतें भी आती है। देखो सोगा जो है इट इज डायरेक्टली लिंक टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके? ओके। तो हमारा सोगा क्या कहता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसके साथ डील करता है कि इंडिया में जो हम सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं, ओके? Yes. जो ब्रिटिश और इसका सेल ऑफ गुड एक्ट 1893 है, ये इसी पे बेस्ड है। बिफोर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो भी हम गुड सेल करते थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर करते थे, ओके? बट 1930 में वी फेल्ट द नीड कि हमें एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से चाहिए, और इसको नया एक्ट आया 1930 में पास हुआ था। ये एक्शन में कब आया था? 1 जुलाई 1930 को, ओके? एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया का मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, कि कुछ लॉज वहां लागू नहीं होते, ओके? ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या डिटरमाइन करते हैं, इसको मार्क कर लो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमें डिफाइन करते हैं, और लॉस किससे रिलेटेड अमेंड करते हैं कि हम कैसे गुड्स सेल करते हैं, राइट? अब देखो स्कोप, यानी ये कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, ये किस पे एप्लीकेबल है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? नवीन, मेगा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या सी होती है? नॉर्मल गुड्स व्हिच आर एबल टू मूव। जैसे कोई एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी का? मेघा आपको बताओ, Yes, ma'am. मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई एग्जांपल? मैं बताऊं? नॉर्मल गुड्स, कार, गुड्स, व्हीकल्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, राइट? यस। Yes. बट जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है ये एक्ट उन पे लागू नहीं होता, जैसे लैंड, फील्ड, शॉप, हाउस। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना है, तो सोगा खाली किस पे अप्लाई होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ओके? Yes. जो जनरल प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो हम पढ़ेंगे वो भी अप्लाई होते हैं सोगा पे, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ लागू करें, ओके? कोई अगर टर्म, देखो कोई टर्म अगर मैंने इस सोगा में यूज किया है एंड मैंने उसका स्पेसिफिकली मतलब नहीं बताया, तो उसका मतलब वही होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है, ओके? Yes. जैसे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है, ओके? Yes. एंड सोगा में कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेफिनेशन है तो उसको वही मानूंगी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ओके? Yes. हेलो, ये जो कस्टम्स है हमारे और यूजेज है ये दोनों को बाइंड करता है, क्यों? बट रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था ना पार्टनरशिप में कि पार्टनर्स शुड बी इन एन एग्रीमेंट, राइट? तो Yes. सोगा में पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने माइंड माइंड में किसी को सेल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए और वो दोनों पार्टीज को बाइंड करना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes. अंडरस्टूड नवीन? यस। बायर कौन होता है? देखो सेक्शन 2(1) क्या कहता है? बायर वो पर्सन है जो आपसे कुछ बाय करता है या अग्री करता है कि वो फ्यूचर में आपसे वो चीज लेगा। जैसे कि मैंने नवीन को पैसे दिए और मैंने बोला कि नवीन ये पैसे ले लो, जो सामान है वो मैं कल आके लेके जाऊंगी, तो उसकी मैं बायर बन गई, राइट? क्यों? Yes. क्योंकि मैंने वो गुड्स बाय करने के लिए अग्री किया, राइट? यस। और सेलर कौन होता है? जो गुड्स सेल करता है या अग्री करता है गुड्स को सेल करने के लिए। बायर और सेलर कॉम्प्लीमेंट्री यानी साथ साथ यूज होते हैं, और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की हमारी दो पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है, राइट? Yes. बट कोई बंदा अगर कुछ चीज खरीदता है तो वो खाली वो चीज खरीदने से बायर नहीं बन जाता। उसी तरह अगर कोई पर्सन कुछ सेल करता है मियरली खाली वो उस चीज को बेचने से सेलर नहीं बन जाता। इसमें बहुत कंडीशंस होती है, ओके? वो कंडीशन सब नीचे पड़ेंगे। गुड्स क्या होते हैं? देखो इनके डिफाइन आपके एग्जाम में। गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? मेघा, नवीन, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है सेल्स नो ऑफ मैम, गुड्स एक्ट में? नो। नहीं। तो इसके अंदर क्या आते हैं? शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, और ऐसी कोई भी चीज जो अर्थ का लैंड का फार्म लैंड का पार्ट होती है। बट अब क्या चीज है कि वो उससे सेपरेट हो जानी चाहिए। जैसे बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग में लैंड से सेपरेट कर सकती हो? नहीं कर सकते, नो। राइट?
लिंक अटैच है उसके साथ, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या उस पे स्टॉक अप्लाई होगा? No. No. कोई डाउट इसमें मेरा? No. एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं कि आपके ऊपर कोई क्लेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कोई गलती की होगी या किसी ने आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया है। ओके, Yes. एग्जांपल डेट। क्या डेट एक मूवेबल प्रॉपर्टी है? No. नो। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती नॉर्मली उन पे होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया। क्या फिक्स डिपॉजिट मूवेबल प्रॉपर्टी है? Yes. No. वो और देखो फिक्स डिपॉजिट क्या नवीन, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। Yes. यस, तो हम इसको गुड्स में ही मानते हैं। अपना फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट को भी हम गुड्स में ही मानते हैं, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 176 में स्पेसिफाइड किया गया है। मैंने बताया ना, देखो कि अगर कोई चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दे रखी तो उसकी डेफिनेशन हम कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ओके, Okay. गुड्स देखो, गुड्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों चीजें आती है, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, दीज आर इंटेंजिबल। ये सारी चीजें, और टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन और टच, ये सारी चीजें कोर्ट ने हमें गुड्स की फॉर्म में क्लासिफाई करने के लिए अग्री किया है। ओके, अंडरस्टूड? Yes. तो गुड्स मींस कौन सी प्रॉपर्टी? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? Yes. Yes. उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स या कोई मनी अगर मार्केट में सर्कुलेशन में चल रही है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, और कोई भी चीज जो लैंड से अटैच है बट अलग हो सकती है। इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जांपल्स की फॉर्म में कि क्या इंक्लूड होगा या नहीं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, Yes. Yes. अब गुड्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो गुड्स एक्चुअली थे, या तो ओन किए गए थे या सेलर ने उनको पोजेस कर लिया। जैसे कि मैं गई सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए। ओके, तो Yes. सुपरमार्केट में मैंने खरीदी सपोज मैगी। तो अगर मैं मैगी खरीदने गई, क्या वो उस टाइम पे अवेलेबल थी तभी मैंने खरीदी, राइट? Yes. तो उस टाइम पे वो गुड एग्जिस्ट करना चाहिए। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जब मैं बिलिंग करा रही हूँ, तब वो गुड वहां पे होना चाहिए। ओके, Yes. या तो सेलर उसको ओन करे या पोजेस करे या एक्वायर कर ले, यानी या खरीद लो या उसको अपने नाम पे लिखवा लो, या बाद में ले सकते हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब एग्जिस्टिंग गुड 3 तरीके के होते हैं। ओके, Okay. पहला है स्पेसिफिक गुड, मतलब ऐसा गुड जो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और अग्री भी कर सकते हो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे कि सपोज नवीन को मैंने वॉशिंग मशीन लेने भेजा, तो मशीन, जब आप वॉशिंग मशीन लेने जाओगे, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? Yes. राइट? कि Yes. ये वॉशिंग मशीन है, ये टॉप लोड है या ये डाउन बॉटम लोड है, आप उसको इजीली बता सकते हो, राइट? Yes. Yes. तो ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। तो स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो मैं आइडेंटिफाई कर सकूं और जिन पे मैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जिनको देख के अग्री कर सकूं। ओके, Okay. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि कोई आपने स्पेसिफिकेशन ली और फाइनली वो गुड खरीद लिया। जैसे बोलते हैं ना आईफोन 15 Yes. प्रो मैक्स, तो आपने उसमें स्पेसिफिकेशन दी कि हाँ मुझे यही वाला चाहिए। अंडरस्टूड? Yes. जैसे ए के पास 5 कार्स थी, तो उसने अग्री किया कि वो बी को अपनी सैंट्रो बेचेगा। तो बी ने किसके लिए अग्रीमेंट किया? सैंट्रो के लिए। अब क्या ए उसको कोई और कार अगर उसने सैंट्रो की जगह सपोज उसको वैगन आर दे दी, तो क्या ये अग्रीमेंट सही माना जाएगा? क्या ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अगेंस्ट होगा या उसके साथ ठीक होगा? Yes. अगेंस्ट होगा, राइट नवीन? Yes. फिर आते हैं एज सर्टेन गुड्स। एज सर्टेन गुड्स मतलब जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं आफ्टर द अग्रीमेंट इज मेड, अग्रीमेंट के बाद। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये स्पेसिफिक गुड्स की तरह ही होते हैं, इनकी प्रैक्टिस वैसी होती है, बट ये लॉट्स में होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। जैसे कि मैं होलसेलर हूँ, ओके, इसमें वही एग्जांपल है। ये कॉटन का होलसेलर है जिसके मार्केट या गोडाउन में 100 बेल्स ऑफ कॉटन है। बेल समझ लो लाइक केजीज ओनली। ओके, Yes. उसने अग्री किया कि वो 50 बेल सेल करेगा और ये बेल सिलेक्ट करके साइड पे रख देगा। ओके, Yes. देखो जब उसने सिलेक्ट किया तब पता चल गया ना कि हाँ ये गुड्स बेचने वाले हैं। Yes. कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसने सिलेक्ट किया या कॉन्ट्रैक्ट से पहले सिलेक्ट किया? But बाद में। तो जो गुड्स पहली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के बाद, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हम जिनको अब वो सिलेक्ट करते हैं। ओके, Okay. yes. सेकंड थिंग, ये लॉट्स में होते हैं या लार्जर क्वांटिटी में होते हैं? किसमें होते हैं?
लॉट्स में, लॉट्स Lots. मतलब ऐसा होता है ना कि पहले आप 50 भेज दो, फिर आप 50 भेज देना, लेकिन उसको हमने 21 हिस्सों में बांटा हुआ है। ओके, बस Okay. ये चीज याद रखें, स्पेसिफाइड गुड्स में आप पहले से डिसाइड करके चलते हो और अग्रीमेंट बाद में होता है, और अग्रीमेंट पहले होता है। असर्टेन गुड्स में अग्रीमेंट बाद में होता है, उसके बाद गुड्स डिसाइड होते हैं। ओके, Yes. Yes. अंडरस्टूड। Yes. Yes. अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स मतलब जब जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मुझे नहीं आइडेंटिफाई में कर सकती। जैसे कि एक्स के पास 10 हॉर्सेस है, उसने प्रॉमिस किया कि वो वन ऑफ देम आपको सेल करेगा। ओके, तो Yes. क्या एक्स ने बताया वो कौन सा हॉर्स मुझे देगा? No. तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनसर्टेन गुड्स, यानी मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा वाला मिलेगा। ओके, Yes. जैसे ऊपर एग्जांपल है, इफ ए अग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन द शॉप। ए ने बी को बोला कि मैं आपको एक सॉल्ट का पैकेट दूंगा और मेरी शॉप में 100 पैकेट्स हैं। ओके, ये Okay. असर्टेन गुड्स क्यों है? क्योंकि देखो, आपको पता है कि आपको उन 100 में से कौन सा पैकेट मिलेगा? क्या वो सेपरेट हो सकता है? नहीं। अब आप बोलोगे असर्टेन और अनसर्टेन में मैं कैसे फर्क बताऊं, राइट? Yes. तो ये याद रखना, जो असर्टेन होता है ये बहुत ज्यादा लॉट्स में होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। यहाँ खाली 100 पैकेट्स में से एक पैकेट चूज करना है, राइट? मुझे Yes. नहीं पता मुझे कौन सा मिलेगा। बट कॉटन में तो मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला है ना कि 100 में से जो 50 अच्छे वाले हैं वो सिलेक्ट करके रख दो, राइट? तो Yes. इसमें मुझे पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे ये नहीं पता होता कि मुझे कौन सा मिलेगा। अंडरस्टूड? Yes. देन इज फ्यूचर गुड्स, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद बनते हैं। ओके, अभी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद बनेंगे, तो ये कभी भी एक्चुअल सेल्स नहीं होती। ओके, एक्चुअल सेल्स क्यों नहीं? गुड्स तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट? जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको उसका पोजीशन कैसे दूं, राइट नवीन? Yes. जैसे कि मैंने एक फार्मर को वो किया, ऑर्डर दिया, या 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटोज मेरे लिए ग्रो कर देना। तो क्या उसने ग्रो कर लिए या अब वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद ग्रो करेगा? Contractable. कॉन्ट्रैक्ट के बाद ग्रो करेगा, राइट? Yes. इसी तरह पी ने अग्री किया कि वो सेल को, जो भी उसकी गाय जितना भी दूध देगी वो सेल करेगा। तो गाय ने अभी दूध नहीं दिया, राइट? अभी जब जितना प्रोड्यूस होगा उतना उसको सेल कर देगा, राइट? Yes. He agrees to sell all the oranges which are produced in his garden this year. उसने अग्रीमेंट किया कि जो प्रोड्यूस होंगे वो मैं आपको सेल कर दूंगा। तो ये जब अग्रीमेंट होगा उसके बाद ही वो प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो अगर कोई गुड्स अग्रीमेंट होने के, अभी तक वो गुड्स है नहीं बट अग्रीमेंट के बाद होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज कंटिंजेंट गुड्स। देखो, कंटिंजेंट गुड्स जो होते हैं, इन गुड्स को, ये गुड्स कुछ अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि पहले से एग्जांपल बताती हूँ, फिर डिफाइन भी इजी होगा। ए ने एग्री किया कि वो बी को एक पिकासो पेंटिंग देगा अगर अगर उसके प्रेजेंट ओनर ने उसको ए को बेच दिया। ओके, क्या है यहाँ पे कोई कंडीशन है? Yes. यस, राइट? ये जब तक अगर ओरिजिनल ओनर सेल नहीं करेगा तो बी भी उसको नहीं बेचेगा, राइट? Yes. तो ये एक अग्रीमेंट टू सेल तो होता है बट इसमें कोई सेल नहीं होती। अदर वर्ड्स की कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है, अभी तक ये ओनर की प्रॉपर्टी नहीं है, जो बायर है या जो सेल कर रहा है अभी तक ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड होती है। ओके, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो सेल ऑफ गुड हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? Yes. जैसे पी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल के 50 पीसेस सेल करेगा, बट प्रोवाइडेड वर्ड इज द मेन, यू नो, कंटिंजेंट गुड्स को पहचानने का मेन वर्ड यही है। प्रोवाइडेड द शिप इज ब्रिंगिंग देम टू द पोर्ट सेफली। वो कहता है अगर सही सलामत आए तो मैं 50 गुड्स सेल करूंगा, अगर सही सलामत नहीं आए तो क्या वो उसको सेल कर पाएगा? नो, राइट? एक बार इसको यहाँ तक रीड करो, मुझे कोई डाउट नहीं। कंटिंजेंट को वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क कर लो। I'm down. देखो आपको भी हो क्या कोई डाउट? अब देखो, डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी का मेन मतलब होता है कि आप पोजेशन का मतलब पता है आप दोनों को? किसी चीज का हक। ओके, आप उस चीज की ओनरशिप या उस चीज का हक किसी दूसरे बंदे को जब ट्रांसफर कर देते हैं तब उसको डिलीवरी बोलते हैं। ओके, नॉर्मली डिलीवरी ऑफ गुड्स को हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि हमने किसी ऑथराइज्ड पर्सन के बिहाफ पे उनको दे दिया या होल्ड करा, राइट?
किसी Yes. ऑथराइज्ड पर्सन के बिहाफ पे हमने रखी और हमने उस तक पहुंचा दी वो चीज। ओके, अब Yes. डिलीवरी के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब इजी, आपने अपने गुड्स को फिजिकली बायर को डिलीवर कर दिया, राइट? Yes. जब सेलर सारे गुड्स का फिजिकल पोजीशन, फिजिकल मतलब उन गुड्स को उसके बायर तक पहुंचा देता है, या थर्ड पार्टी जिसने बायर के बिहाफ पे अग्री किया हो कि उसको दे दो। जैसे कि मैंने गुड्स सेल करने थे नवीन को, ओके? Yes. तो नवीन ने बोला अभी मैं टाउन में नहीं हूँ, आप मेरे गुड्स मेरे को दे दो। तो अगर मैं ये गुड्स, नवीन ने मुझे बोला और मैंने आपको भी दिए, तो भी आई कंसीडर इट एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि आपको नवीन ने ऑथराइज किया गुड्स रिसीव करने के लिए, राइट? Yes. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब जब गुड्स का ट्रांसफर जो है किसी एक्चुअल पोजीशन में नहीं होता बट एक्नॉलेजमेंट में होता है। जैसे कि सपोज ये ए है, ये बी है, ओके? ए बी ने बोला कि मैंने गुड्स खरीद लिए, उसने बोला कि एक काम करो, ए तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर लो अपने वेयर हाउस में, इसमें वेयर हाउस या गोडाउन में, ओके? Okay. Yes. तो बी, ए ने तो बी को गुड सेल किए थे, ये हमने किसके कहने पे रखे हैं? बी के कहने पे, राइट? तो Yes. मैं तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलूंगी कि मेरी तरफ से मैंने गुड्स बेच दिए, मैंने बी को बोला कि गुड्स ले जाओ, बट बी ने बोला कि अपने गोडाउन में होल्ड कर लो। मैंने अपनी तरफ से क्या गुड्स सेल कर दिए, डिलीवरी की कोशिश की, Yes. बट बी ने बोला कि अपने पास रखने के लिए, सो वी कॉल इट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो है ये किसी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, बट मैं गुड्स उसको ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ, यानी उसको पता होता है कि गुड्स की डिलीवरी उसको होने वाली थी बट ही इज नॉट अवेलेबल। Yes. ये Okay. मोस्टली कब होता है? जब थर्ड पार्टी भी अवेलेबल नहीं होती। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तब होती है जब एक पर्सन जो गुड्स का पोजीशन है, हम सेलर जो है बायर को बता देते हैं कि हम गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं। अगर वो उसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है तो कल को गुड्स को कुछ भी हुआ तो ये ड्यूटी किसकी होगी? बायर की, ओके? Yes. क्योंकि सेलर ने तो अपने बिहाफ पे गुड्स सेल कर दिए थे, राइट? Yes. थर्ड इज सिंबोलेटिक डिलीवरी। सिंबोलेटिक डिलीवरी मतलब कि आपका कोई एक्शन हुआ है जिस वजह से हम बिलीव कर ले कि हाँ वो गुड्स आपने बेच दिए, ओके? Yes. अब देखो, when there is delivery of a thing that is token, that is in a token of transfer of something, or delivery of goods in transit may be handling over documents of title to goods। जैसे कि सपोज वेयर हाउस में मैंने आपके गुड्स रखवाने के लिए बोले, ओके? Yes. तो वो वेयर हाउस, जब तक वो वेयर हाउस वाला मुझे रिसिप्ट नहीं देगा, ओके? या जब तक, जैसे कि देखो, मैंने नवीन को बोला कि नवीन ये गुड्स आपने मुझे सेल कर दी, नवीन ने बोला कि ये मेरा वेयर हाउस है, आप ये गुड्स मेरे वेयर हाउस में मिस्टर ए को दे देना, ओके? कि मिस्टर ए इज द केयर गार्ड ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस, आप उनको दे देना। तो जब तक मैं वेयर हाउस वाले को नहीं देती तब तक ये डिलीवरी नहीं मानेंगे, ओके? Okay. और उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि जैसे वेयर हाउस वाला मुझे कोई रिसीप्ट देगा, राइट? कि Yes. जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग का मतलब होता है जब आप कोई गुड दे देते हो और उसके बदले आपको रिसीप्ट मिलती है। तो ये एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बट गुड्स का पोजेशन होना पॉसिबल है, ओके? गुड्स जो है पहली बार डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। ये नहीं कि नवीन ने मुझे बोला कि ये सीमेंट पहुंचा देना और मैंने सीमेंट गीला हो गया या कंडीशन खराब हो गया और मैंने पहुंचा दिया। गुड्स की कंडीशन वही वे में होनी चाहिए जिस वे में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ओके? Okay. जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सिंबल बेचेगा और टिम्बर बेचेगा और उसके बंडल्स बनाएगा, ओके? तो Okay. गुड्स जब तक बंडल्स में नहीं होते, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते, तब तक हम इसको डिलीवरी नहीं मानेंगे, ओके? Okay. एक बार इसको भी रीड करो, फिर हम डॉक्यूमेंट एंड आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर करेक्ट उसमें नहीं मानेंगे, 4 में, ठीक है? Yes. ओके, एक काम करना, आप दोनों जो प्रोविजन सेक्शंस लर्न करते हैं ना पेपर पे लिख लिया करो, वो बहुत इजी होगा फिर पढ़ने में, ओके? जस्ट द नेम्स, इसके अंदर ये वाला सेक्शन आता है, ओके? Yes. ओके।
एक बार आप मेघा वो दोनों आंसर्स पढ़ लो जो मैंने आपको शेयर किए। इतना नवीन मुझे थोड़ा आंसर भेजे, फिर हम आगे चलते हैं अपने सोगा के साथ। ओके, Yes. Ma'am, do I need to send now? व्हाट यू आर सेइंग? Do I need to send now? आपका हो गया या अभी आपने स्टार्ट नहीं किया? स्टार्ट करना चाहिए अब। स्टार्ट करना है या कर दिया है? करना है। करना है, देन अभी मत स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। आप ये मुझे क्लास के बाद शेयर कर देना, बट ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है? ओके मैम। यस, जस्ट 1 मिनट। मेघा ये दोनों आंसर्स रीड कर लो, हम फिर सोगा पे स्टार्ट करते हैं। ओके नवीन, बाय द टाइम आप एक काम कर लो कि आप सोगा का जो फर्स्ट 3 पेजेस है उसको रीड कर लो। जैसे Okay. मेघा कंप्लीट करती है हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके 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 मैम। तो आपको यहाँ तक समझ आया जितना हमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट के बारे में? यस कल से हम थोड़ा क्लियर अप करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक कल प्रॉपरली इसको लर्न करके आएंगे, एंड जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे हम उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट डे आप उसका टेस्ट लिखेंगे। ओके ओके Yes. सो आपका मेन टास्क क्या है आज का कि आप लोगों को ये कंप्लीट करना है, लर्न। ओके कल क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस भी पूछूंगी, एंड हमारा इकोनॉमिक्स बैच होगा 3 o'clock। ओके at 3 o'clock we will start with economics। तो हम दोनों में ऐसे ही फॉलो करेंगे। फर्स्ट we are starting with business law and economics, we will complete it, then we'll do accounts and maths। okay okay आप लोगों को कोई भी इशू आता है, like when you will learn, you will face any problem, you can connect with me over WhatsApp। ग्रुप में आपके पास मेरा नंबर है, राइट? Yes. तो आप दोनों को कोई भी इशू आता है, यू कैन इजीली कनेक्ट विद मी। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे सपोज हमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके 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 आई होप यू बोथ वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रेड टुडे। Yes. अब आप लोगों को लॉ थोड़ी इजी लग रही है, यस राइट? Yes. आई ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए इसको और इजी बना सकूं ताकि आप इजीली इसको रिमेम्बर कर सको। ओके Yes. सो आई विल सी यू एट 3। ओके मैम you Yes. said to scribble down right? व्हाट यू आर सेइंग? You said to scribble down right before the class? Yes Like you can yes how to do? I'll tell you how you can scribble down. Like you can take a pen and a paper. Okay Mhm. first learn everything that we did today in the class. Okay हमने आज क्लास में जो जो किया ऋषिका, आप वो लर्न करोगे पहले। then you'll take a paper और आप उसमें सारा नोट डाउन करोगे कि आपको क्या क्या याद है, आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा, what you read in that section, how much you remember it, what were the points, sub points, you will note them down. Okay like Yes. point 1 you can write section 4, what you learned in section 4, definition of partnership, right? Okay. So you will note this down, and then you will check it from your book whether you have written it correct or not. In this way first of all आपको आपके सेक्शन सारे इजीली लर्न हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं क्योंकि आप बार बार उसको रिवाइज करोगे, राइट? Yes. सेकेंड थिंग, पेपर में आपको पता है कि सेक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट? राइटिंग सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट। So उसको how we'll frame that also. Tomorrow we'll complete unit 1, so I'll also tell you how to frame the answers as per ICI standards. Okay Okay. so we'll start with EQ at 3 p.m. sharp, so kindly join on time. Okay Okay. okay bye bye.